नाज़रीन, दुनिया के 48 लाख अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 3 लाख से जायद अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 44,000 के करीब पहुंच चुकी है। 900 से जायद अफराद इसकी वजह से जान की बाजी हार चुके हैं। ये खबरें बहुत परेशान, लेकिन इनमें से परेशान कुन खबरों में से वो खदशात थे जिनका इज़हार किया जा रहा है। खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शायद कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, दुनिया वालों को इसके साथ ही गुजारा करना होगा। आलमी इदारे सेहत तक ने हाथ खड़े कर दिए। वैक्सीन तैयार करने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन साथ ही ये खबरें भी आ रही थी कि वायरस अपनी शक्ल बदलता जा रहा है। कहा जाता रहा कि ऐन मुमकिन है जिस वक्त तक वैक्सीन तैयार हो उस वक्त तक वायरस अपनी शक्ल बदल चुका हो और वैक्सीन इस पर असर ही ना करे। इन तमाम परेशान कुन खबरों और खदशात के बाद नाज़रीन अब एक निस्बतन अच्छी खबर मिली है। उम्मीद की एक किरण नजर आई है। अमेरिका की एक कंपनी जो वैक्सीन तैयार कर रही थी उसने इब्तदाई कामयाबी का दावा कर दिया। वैक्सीन तैयार करने के बाद जो इब्तदाई टेस्ट किए गए इनके नताइज मौसर कुन है। जिन लोगों पर यह वैक्सीन इस्तेमाल की गई इनमें वही मदाफियाती एंटीबॉडीज पैदा हुई नाजरीन जो कोरोना वायरस के सेहतयाब मरीजों में पैदा होती थी। आगे बढ़ने से पहले आपको वैक्सीन तैयार करने वाली कंपनी ने तरीकाकार ये इख्तियार किया कि 15-15 रजाकारों के 3 ग्रुप्स बनाए और नाज़रीन उनकी उम्रें 18 से 45 या 55 साल के दरमियान थी। जो 15 अफराद का पहला ग्रुप था इसे 25 माइक्रोग्राम मिकदार की वैक्सीन दी गई। दूसरे ग्रुप को 100 माइक्रोग्राम की वैक्सीन दी गई, जबकि तीसरे ग्रुप को 250 माइक्रोग्राम की वैक्सीन दी गई। नतीजे से साबित हुआ कि जैसे जैसे वैक्सीन की मिकदार बढ़ाई गई एंटीबॉडीज की मिकदार में भी उसी हिसाब से इजाफा हुआ। फिर 8 रजाकारों का खून निकालकर कोरोना वायरस से तजुर्बा किया गया तो मालूम हुआ कि 8 के 8 केसेस में कोरोना वायरस खत्म हो चुका था। इसके बावजूद अभी वो मरहला नहीं आया नाजरीन के कोरोना के खिलाफ फतेह का ऐलान कर दिया जाए। अभी तो सिर्फ 45 अफराद पर वैक्सीन का तजुर्बा किया गया। उनकी उम्रें भी 18 से 45 या 50 साल के दरमियान थी। अगले मरहले पर सैकड़ों लोगों पर इसका तजुर्बा किया जाएगा। इससे अगले मरहले पर हजारों अफराद इससे तजुर्बे से गुजरेंगे। हर उम्र के फर्द पर वैक्सीन का तजुर्बा किया जाएगा। सब दुरुस्त रहा, अगर सब नताइज ठीक आए तब यह वैक्सीन पास हो जाएगी। फिर इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा और लोगों को फराहम किया जाएगा। इन तमाम मराहिल में बहुत ही जल्द भी की जाए, अगर बहुत ही ज्यादा तेजी भी दिखाई जाए तो भी एक साल यानी इस साल के आखिर तक हमें इंतजार करना। देखिए सदर की तो ये ख्वाहिश है कि वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार कर ली जाए। मार्च में उन्होंने अमेरिका की फार्मा कंपनियों, अमेरिका की कौमी इदारा बराह सेहत और तिब्बी हुकाम को बुला लिया था और इन्हें हिदायत की थी कि जल्द से जल्द इस मर्ज का इलाज तलाश करें। अमेरिकी सदर ट्रंप चाहते हैं जनवरी 2021 तक करोड़ों की तादाद में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार हो जाए। इसीलिए वो बार बार मुतल्लिका इदारों पर जोर दे रहे हैं कि वो वैक्सीन तैयार करने पर तवज्जो दें। अब उन्होंने वैक्सीन की जल्द तैयारी के लिए ऑपरेशन वॉप स्पीड का लॉन्च कर दिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वैक्सीन जल्द से जल्द तैयार हो और मरीजों तक पहुंचाई भी जा सके। इनके नताइज कामयाब हो जाते हैं, तिब्बी हुकाम इसे मंजूर भी कर लेते हैं, ये बड़े पैमाने पर तैयार भी कर ली जाती है। लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया में फैला है। दुनिया में आज की तारीख तक कोरोना के 48 लाख मरीज हैं, जिनमें से 15 लाख अमेरिका में। कुछ नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन तैयार करने के बाद अमेरिका वो बाकी दुनिया को देगा भी या नहीं, और अगर दी तो इसकी क्या कीमत वसूल करेगा। जबकि चीन के सदर ने अभी इसे ऐलान कर दिया है कि अगर चीन ने वैक्सीन तैयार कर ली तो वो पूरी दुनिया को फराहम की जाएगी। वैक्सीन की तैयारी बहुत ही अच्छी बहुत ही उम्मीद अफजा खबर है। उम्मीद यही है कि बाकी टेस्ट करने के बाकी मराहल पूरे होने के बाद दुनिया के हाथ में कोरोना का इलाज आ जाएगा। लेकिन इसमें जितना वक्त दरकार है, इस दौरान क्या किया जाए? पाकिस्तान में यह वैक्सीन कब तक दस्तयाब होगी, और अगर वैक्सीन तैयार होने तक वायरस म्यूटेट होकर शक्ल बदल लेता है तो फिर क्या किया जाए? इस सवाल का जवाब लेंगे लाहौर जनरल अस्पताल रिसर्च एंड मॉलिक्यूलर वायरोलॉजी की एक सीनियर डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर गजाला रूबी साहिबा, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट पे, खास तौर पे कोरोना के प्रोजेक्ट पे बहुत काम किया है, फोकल पर्सन भी है कोरोना इशू पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए, क्या ये वाकई ही डॉक्टर साहिबा, क्योंकि आपकी तो फील्ड ही यही है ना, तो क्या ये वाकई एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है? जिन 45 लोगों का रिजल्ट नेगेटिव आया है कोरोना को एक्सपोज होने के बाद भी, तो अब क्या कहा जा सकता है कि अब हमारे पास कोरोना का इलाज आ गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने एक खास एज ग्रुप पे किया है, 18 to 50 ईयर ओल्ड के उन्होंने कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं उसके लिए,
और उसमें 45 लोगों को उन्होंने सिलेक्ट किया है। लेकिन ये जो रिपोर्ट उन्होंने डेवलप किया है, जो उन्होंने पब्लिश किया है कल, वो सिर्फ 8 लोगों की रिपोर्ट डेवलप हुई है और उन 8 लोगों में उन्होंने वो इंजेक्ट की है वैक्सीन और जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ डेवलप हुई हैं और फिर उन्होंने उन लोगों को एक्सपोज किया है कोविड-19 से और जिसको अल्टीमेटली इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये असल में होता ये है कि इसी तरह जैसे आपका कोविड-19 एक्सपोज होते हैं लोग, उससे इन्फेक्शन होता है, तो वो एक तरह की प्रोटीन का वायरस है, ये वायरस प्रोटीन वायरस है, तो वो उसको रोकता है आपकी इम्यून सिस्टम को कि उसकी प्रोटीन बनाना बंद कर दो और मेरी प्रोटीन बनाना शुरू कर दो। इसका मतलब है कि वो वायरस अपना अटैक कामयाबी से कर रहा है। जब उसकी प्रोटीन रॉन्ग प्रोटीन सिंथेसाइज होना शुरू हो जाती है या बनना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है कि वायरस सक्सेसफुली रेप्लिकेट हो रहा है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब आपकी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, आपका इम्यून सिस्टम डेवलप हो गया है, अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो एंटीबॉडीज हैं वो सक्सेसफुल हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट जिसके अगेंस्ट उन पे उसका हमला हुआ है। और ये जो कल उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया है, ये वो जनवरी के मिड से स्टार्ट किया हुआ था उन्होंने, और पहले उन्होंने माइस पे किया ये एक्सपेरिमेंट्स और फिर उन्होंने अब ह्यूमन बीइंग्स को सिलेक्ट किया और जिसमें से 45 लोगों को उन्होंने चूज किया है और 8% की रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है, ठीक है। और अभी इसको अल्लाह करे कि बहुत अच्छा सक्सेसफुल हो, लेकिन होता ये है कि अभी इसमें सारी जनरेशन या सारे जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशंस के लोगों पे एक्सपेरिमेंट किए जाएं तो फिर ही पता चल सकेगा कि ये अच्छा नहीं, मैं थोड़ा यहाँ पर रुकिएगा डॉक्टर साहब और कोशिश करेगा कि थोड़ी सी आसान और सहल और सादा जुबान जो है हम इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जिनको ये डॉक्टरी जुबान शायद समझ ना आ सके। अच्छा ये बताइएगा अब अगला मरहला क्या है? 18 से 50 साल की उम्र के लोगों के दरमियान इसको टेस्ट किया गया। अब आप ये फरमा रही हैं कि अब मुख्तलिफ इलाके हर ज्योग्राफी के हिसाब से 55 साल, ठीक। तो अब जो होगा ये कि अब मुख्तलिफ इलाके के लोगों को चूज किया जाएगा टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हर जगह के जो लोग होते हैं उनका सिस्टम मुख्तलिफ होता है, उनकी एनाटॉमी डिफरेंट होती है। अभी वो नंबर इंक्रीज करेंगे, जी 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 जी, उनके जेनेटिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, ज्योग्राफियाई इलाके डिफरेंट हैं और उसका जीनोम का स्ट्रक्चर डिफरेंट है हर बंदे का, हर इलाके के हिसाब से, ठीक है। और अभी उन्होंने ये डिसाइड किया कि अभी वो 600 पे पहला ट्रायल करेंगे और उसके बाद इसकी अमाउंट और वेरिएशन बढ़ती जाएगी, फिर वो जगह जगह डिफरेंट जगहों पे करेंगे। इसको कुछ महीने लग सकते हैं। उन्होंने कहा यही है कि फॉल ऑफ द ईयर कि इस साल के एंड तक। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगला जो नेक्स्ट उनका लार्ज स्केल पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो जुलाई में करेंगे, वो उसको जुलाई के स्टार्ट में करेंगे वो। अब अल्लाह करे कि वो इन सारे जीन्स को या सारे स्पीशीज को कवर करे। आपको पता है कि हम जब बाहर के मुल्क में जाते हैं या इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगवाते हैं तो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन जो होती है वो हमारे सारे स्पीशीज को या सारे चीज़ों को कवर नहीं करती, वो हमारे कुछ लिमिटेड स्पीशीज को कवर कर लेती है और कुछ ऐसे होते हैं कि जो उस वैक्सीन में नहीं आते, लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं वो उस वैक्सीन में आ भी सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जब ये लॉन्च होगी और उस पर डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट लोग उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। और अल्लाह करे कि ये सक्सेसफुल हो, क्योंकि हम सब तो बड़ी बुरी तरह इसके शिकार हो रहे हैं और हो रहे हैं। जिस तरह लॉकडाउन खुल गया है, लोग मार्केट्स में जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है और लोग केयर भी नहीं कर रहे। हमारे यहाँ इतना हेल्थ अवेयरनेस भी नहीं, लोगों को प्रिकॉशनरी मेजर्स भी नहीं लेते। हालांकि हर वक्त कहा जाता है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, कि परहेज इलाज से बेहतर है। लेकिन ये सब लोगों को एजुकेट करने की बात है। वही लोग सब जो कल हम भूख से मर रहे थे, आज हम शॉपिंग पे नहीं मर रहे, आज हम शॉपिंग पे चले हुए। तो इसलिए ये सारी वो प्रिकॉशनरी मेजर हैं जो लोगों को बहुत अच्छी करनी चाहिए। डॉक्टर साहब अब फर्ज कीजिए कि तमाम मराहिल कामयाबी से पूरे हो जाते हैं और तमाम एक्सपेरिमेंट्स भी कामयाब हो जाते हैं, तो इन एन आइडियल सिचुएशन ये वैक्सीन जिसको अभी कामयाबी का दावा किया जा रहा है, ये कब तक फिर कमर्शियली अवेलेबल होगी एक आम कंज्यूमर के लिए? उन्होंने यही कहा है ना कि एंड ऑफ द ईयर पे, क्योंकि कुछ चाइनाज में भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। अब सबसे पहले किसकी लॉन्च होती है सक्सेसफुली?
अभी तो ये एक कंपनी है मेडरोना जिसने ये किया है और जिन्होंने क्लेम किया है कि 8 लोगों का जो डाटा उनके पास आया है वो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ शेयर किया है लाइव भी। कल की न्यूज है ये। और उन्होंने ये कहा है कि ये दूसरा जो लार्ज स्केल का बड़े पैमाने पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं वो जुलाई में होगा और उसके बाद अवेलेबल होगी ये आम पब्लिक के लिए बाय द एंड ऑफ द ईयर, इस साल के आखिर तक। और जब आखिर तक अवेलेबल होगी उसको डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई किया जाएगा तो उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा उससे पता चलेगा कि आया ये उसको 100% इरेडिकेट कर रही है या कितने परसेंट कर रही है। उसके बाद के नताइज से पता चलेगा कि क्या होता है। इन द मीन टाइम हो सकता है चाइना के लोग भी उसको लेकर आएं और वो किस तरह उसको डिफरेंट इलाकों में फैलाते हैं या सेग्रीगेट करते हैं, वहां से पता चलेगा कि उनकी वैक्सीन ज्यादा पॉपुलर होती है हमारे जैसे लोगों के लिए, एशियन के लिए, या अमेरिकन वैक्सीन अवेलेबल होगी। क्योंकि इसी तरह है जैसे आपकी अपनी वैक्सीन है फिर वो डिफरेंट कंपनीज बनाने लगती हैं, फिर वो एक फॉर्मूला आ जाता है ना तो फिर डिफरेंट कंपनीज बनाने लगती हैं। जैसे आप फ्लू की वैक्सीन कहते हैं तो कहते हैं स्मिथ क्लाइन बीचम वालों की वैक्सीन बहुत अच्छी है। इसी तरह अगर आप इसकी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन सी वैक्सीन किन लोगों पे कब कब अप्लाई हो सकती है। लेकिन अभी तक तो उनके एक्सपेरिमेंट वो क्लेम कर रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। जो उन्होंने पहले माइस पे किए हैं उसके बाद ह्यूमन बींग्स पे किए हैं। 45 ह्यूमन बींग्स उन्होंने सेलेक्ट किए जिसमें से 8 जो थे वो बहुत अच्छे सक्सेसफुली रिस्पॉन्ड किया और 8 लोगों की एंटीबॉडीज जो थी वो बड़ी अच्छी डेवलप हुई। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, कोरोना की मुश्किल में भी दुश्मनियां और इख्तलाफात को भुलाया नहीं जा रहा। इस वक्त 3 लाख लोग कोरोना से मर चुके हैं और 50 लाख के करीब अफराद को कोरोना हो चुका। लेकिन इतने बड़े क्राइसिस के बावजूद, आलमी बहरान के बावजूद, अमेरिका और चीन के दरमियान सर्द जंग बढ़ती जा रही है। मामला कोरोना के इल्जामात से बढ़ता महसूस हो रहा है। नाजरीन, गुआम, ताइवान और हुआवे के महाज गर्म होते नजर आ रहे हैं। बढ़ती कशीदगी की वजह से अमेरिका ने गुआम में अपने बमबार तैयारे और एयरफोर्स के सैकड़ों एहलकार दोबारा तैनात कर दिए। गुआम चीन के करीब एक जजीरा है। नाजरीन, इकदाम से अमेरिका चीन तनाजा बढ़ सकता है कि अमेरिका ने एक बार फिर से जनूबी एशिया की मुतनाज़े समंदरी हदूद में बहरी जहाज़ों की नकलो हमल को भी तेज कर दिया। और अमेरिकी मीडिया का कहना है कि अमेरिका इसलिए मुतहरिक हो रहा है क्योंकि चीन कोरोना की आड़ में मिलिट्री और माशी फायदा उठाना चाहता है और अमेरिका ऐसा नहीं होने देगा। ऊपर से अमेरिकी जर्नैलों के लहजे में भी खतरे की बू महसूस हो रही है। एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक के कमांडर जनरल टिमोथी कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया के किसी भी कोने और किसी भी वक्त, हत्ता के कोरोना के वबाई दौर में भी मिसाइलों के जरिए जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमेरिकी जनरल के इस धमकी पर चीन से भी जवाब आया। चीनी फौज के तर्जुमान कर्नल ली होमन का कहना है कि अमेरिका फौजी नकलो हरकत से बाज रहे और कोरोना से निमटने की आलमी कोशिशों का साथ। अमेरिका और चीन की सर्द जंग आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी की जंग में बदलती महसूस हो रही है। अमेरिका एक ताइवान की IT कंपनी TSMC को अमेरिका में $12 बिलियन की सरमायाकारी पर राजी करने में कामयाब हो गया और चंद रोज कबल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने इसका ऐलान भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने ट्विटर पैगाम में कहा था कि TSMC के अमरीकी सरजमीन पर फैक्ट्री लगाने के ऐलान से अमरीका की कौमी सलामती में इजाफा होगा। अमरीका की ताइवान के साथ कुर्बतें चीन की आंख में बुरी तरह खटक रही हैं और चंद रोज कबल भी चीनी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा था कि ताइवान को चीन से अलहदा करने की कोशिशों पर चीन खामोश नहीं रहेगा और ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज नहीं करेगा। फैक्ट्री के कयाम के ऐलान के साथ ही अमेरिका ने अपने बरामदी कवायद में भी तब्दीली कर दी है और हुआवे टेक्नोलॉजीज को आलमी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से सामान की तरसील पर पाबंदी लगा दी है। हुआवे के चेयरमैन एरिक शॉ अमरीकी इकदामात पर चीनी हुकूमत की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई का इशारा दे चुके हैं। चीन पिछले कुछ सालों से 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर $1 बिलियन की सरमायाकारी में मसरूफ है और अमेरिका को टेक्नोलॉजी के मैदान में चीन की बढ़तरी किसी सूरत कबूल नहीं। टेक्नोलॉजी की इस जंग में कौन कामयाब होता है और कौन किसको रोकने या नुकसान पहुंचाने में कामयाब होता है ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन नाज़रीन, माहिरीन का यह कहना है कि कोरोना की सूरत हाल और अमेरिका चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी की जंग से दुनिया 2 हिस्सों पड़ सकती है। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि कराची और सिंध और बिलखुसूस कराची के अंदर जो है वो होम डिलीवरी सिस्टम कितना मुफीद साबित हो सकता है अगर इसके औकात कार बढ़ा दिए जाए तो। इस वक्फे के बाद
नाज़रीन, बदतरीन बेरोजगारी मुल्क के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। मुल्क की मईशत तेजी से तबाह हो रही है। हर शोबा, हर इंडस्ट्री को अपनी बका के चैलेंज दरपेश है। इसीलिए मईशत का पहिया चलाने के लिए मार्केट्स और बाजार खोल दिए गए। कई सनअतों को भी काम करने की इजाजत दे दी गई है। दिहाड़ीदार मजदूर और यौमिया उजरत वालों का भी सिलसिला चल रहा है, लेकिन अभी भी एक तबका इंतहाई परेशान। आज भी मुल्क भर के रेस्टोरेंट्स अमली तौर पर बंद पड़े और वक्त गुजरने के साथ साथ मालिकान से ज्यादा रेस्टोरेंट्स के मुलाजिमीन इस अजियत में मुब्तला हैं कि काम कब शुरू होगा या शुरू होगा भी नहीं होगा, क्योंकि रेस्टोरेंट्स में खाने की बंदिश से इस शोबे का काम 80% बंद पड़ा है और सिर्फ टेक अवे और होम डिलीवरी या इस तरह की सर्विस जो है इस शोबे के आखिरी लाइफ लाइन है। लेकिन कई जगहों पर इस सर्विस को भी रुकावट का सामना है। नाज़रीन, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस को सहरी के वक्त तक खाने की डिलीवरी की इजाजत है, लेकिन हमेशा की तरह सिंध की चाल दूसरों से मुख्तलिफ है। यहाँ ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस फूड पांडा को काम की इजाजत तो है, लेकिन सिर्फ रात 10 बजे तक। इसके बाद वो कहीं खाना नहीं पहुंचा सकते, यानी कराची में सहरी करने वाले अफराद बाहर से खाना नहीं मंगवा कर खा सकते। सिंध हुकूमत की ये पॉलिसी समझ से बालातर है। क्या कोरोना रात 10 बजे के बाद फैलता है या नहीं आता? हालांकि फूड पांडा की जानिब से इंतहाई सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। तमाम राइडर्स या डिलीवरी बॉयज को मास्क और हैंड सैनिटाइजर जैसे इकदाम का पाबंद बनाया गया है। पांडा के तमाम स्टाफ की जानिब से वो सभी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं जो कोरोना से बचाव में मददगार हो सकती हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत इनके खिलाफ पाबंदी हटाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सूबे में ब्यूटी सैलून खुल चुके हैं, शॉपिंग मॉल्स और मार्केट्स को इजाजत मिल चुकी है, लेकिन फूड पांडा के इन राइडर्स को अभी तक पाबंदियों का सामना है। हालांकि फूड पांडा के यही डिलीवरी बॉयज थे जो घर घर जाकर राशन पहुंचाने के लिए फलाही इदारों के साथ मिलकर काम करते रहे। हुकूमत ने उनको घरों में जाने से नहीं रोका था, इसीलिए हुकूमत की ऐसी पाबंदी समझ से बालातर है और इस पाबंदी से पहले से मुश्किलात की शिकार रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की हालत मजीद खराब होने का अंदेशा है। तंजीम ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के सरबराह अतर चावला का कहना है कि डिलीवरी पर से मुकम्मल तौर पर पाबंदी उठा लेनी चाहिए। पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान भर में कायम 1 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट बंद हैं। इन रेस्टोरेंट्स में काम करने वाले तकरीबन 22 लाख अफराद मुश्किलात का शिकार हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस फूड पांडा को जुज़वी पाबंदी का सामना है। इस पाबंदी से रेस्टोरेंट्स और फूड डिलीवरी सर्विस के काम को कितना नुकसान पहुंच रहा है और इससे कितने लोग बेरोजगार हो सकते हैं, इस पर बात हमारे साथ मौजूद है सीईओ फूड पांडा नमान मिर्जा और सूबाई वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब नासिर शाह साहब। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, किन वजूहात की बुनियाद पर आपने फैसला किया कि 10 बजे तक तो डिलीवरी हो सकती है, उसके बाद नहीं हो सकती? मतलब आपके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स से कोई डाटा ऐसा आया था? आपको तो इल्म होगा कि ये लाइफलाइन है रेस्टोरेंट्स की, वो बंद पड़े हैं, सिर्फ डिलीवरी से ही वो अपना खर्चा चला सकते हैं, लोग अपना रोजगार कमा सकते हैं। तो आपने जो फैसला किया शाह साहब, ये किन बुनियादों पर किया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। जी, इस पे टेक अवे पे मतलब डिलीवरी पे तो 10 बजे तक तो है इस वक्त तक इजाज़त रात को, और इस पर अभी कुछ बातचीत हो रही है कि मे बी इनको सहरी तक की इजाज़त दे दी जाए, लेकिन इस वक्त तक तो 10 बजे तक रात तक की है जो इनको परमिशन दी हुई है। लेकिन शाह साहब, अब तो गलबन 5-6 रोजे रह गए हैं जी, अब तो परमिशन दे दी जाए तो अब उसका फायदा नहीं है जी। तो ये देखें, मैं आपको एक अर्ज करूं अली साहब, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अजीब से फैसले भी दीगर चीज़ों को मिला दिया जाता है। इशू ये है कि जैसे ही 26 फ़रवरी को हमारा पहला केस आइडेंटिफाई हुआ था, तो 27 को सीएम साहब ने एक टास्क फोर्स बना दी थी जिसमें हेल्थ और एपिडेमिक डिजीज़ के माहिरीन, WHO और दीगर लोग थे, जिनकी तजावीज़ पर, रिकमेंडेशंस पर हमने कुछ फ़ैसले लिए, और मे बी उसमें कुछ फ़ैसले सही हों, कुछ गलत हों, लेकिन हमने उन माहिरीन के जो भी उनकी राय थी उनको पेश नज़र रखा, और इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें करनी पड़ी। गलत फैसलों में शुमार करेंगे जी? नहीं, मैं एक मसला ये कह रहा था कि जो कुछ लोगों ने समझा है कि हमारे गलत फैसले हैं, कुछ ऐसे ऑर्डर्स भी आए हैं,
तो हमारी कोई नीयत में खराबी नहीं थी, हमारी समझ में आप कह सकते नहीं, हैं इसमें कोई शक कि नहीं। जो हमने समझा, जो माहिरीन की राय ली या पूरी दुनिया में देख रहे थे कि क्या हो रहा है, और इस वजह से कुछ फैसले किए गए हैं। लेकिन इस पर भी बात हो रही है कि कुछ और मजीद, जिस तरह मरहलावार लॉकडाउन किया था, एकदम नहीं किया था, इसी तरह मरहलावार ये चीज़ों को भी ईज़ किया जा रहा है, खोला जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पे। टाइमिंग का इशू जिसकी आज आप निशानदेही कर रहे हैं वो है, और उस पर भी हमारी मुशावरत जारी है। चलें, बिल्कुल ठीक। हमारे साथ नोमान सिकंदर साहब मौजूद हैं, CEO फूड पांडा। सिकंदर साहब, आपकी ये जो एप्लीकेशन है ये नेशन वाइड बहुत ही बड़ी सहूलत है लोगों के लिए जो घर बैठे खाना मंगवाना चाहते हैं, दीगर अशिया मंगाना चाहते हैं, और बहुत बड़ी सर्विस है, इसमें कोई शक नहीं। और बड़े कम पैसों में सर्विस आप जो ये लोगों को देते हैं आप। तो ये जो सिंध में मसला था 10 बजे तक की एक जो टाइम बार्ड थी, इससे क्या नुकसान हुआ? इससे जो आम लोग हैं, आम शहरी हैं, उनको मुश्किलात जो पेश आई, डेफिनेटली आप तक फीडबैक आता होगा, वो जरा बताइएगा क्या हुआ। थैंक यू। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो, और नासिर शाह साहब का उन्होंने भी ज्वाइन किया है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जैसे नासिर शाह साहब बोल रहे थे कि कुछ डिसीजंस पॉजिटिव थे, कुछ डिसीजंस जो थे वो शायद इतनी डिलीजेंस नहीं हुई हो, क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, पैंडेमिक है ये। बट अनफॉर्चुनेटली सिंध में हुआ ये है कि पिछले 1.5-2 महीने में तकरीबन 700 से 1000 रेस्टोरेंट अनफॉर्चुनेटली बंद हो चुके हैं, क्योंकि पहले जो था एक्सट्रीम लॉकडाउन था, डिलीवरी टेक अवे कुछ भी अलाउड नहीं था, और उसमें काफी रेस्टोरेंट्स बंद हुए हैं। और अब जो है बिकॉज लिमिटेड टाइमिंग है, आप लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि रेस्टोरेंट की जो टोटल इनकम होती है वो डाइन इन सब चीजों के चलने से होती है। अब डिलीवरी भी अलाउ हो रही है, तो डिलीवरी के अंदर बहुत रिस्ट्रिक्टेड टाइमिंग है, 5 घंटे, 7 घंटे जो है रात के 10 बजे से लेके सहरी तक के जो टाइम है पूरा मिस कर रहे हैं रेस्टोरेंट, तो रेस्टोरेंट का बिजनेस बहुत लिमिटेड रह गया। अच्छा, अब चीज ये है कि कस्टमर के एंगल से देखा जाए ना, तो कोरोना से पहले और रमजान मिलियंस की तादाद में, लाखों में नहीं मिलियंस की तादाद में लोग घर पे खाना मंगवाते हैं और खाना खाते हैं बाहर के रेस्टोरेंट्स को। और उसका रीजन ये है कि बाहर से आपको 50 रुपए का खाना, 500 रुपए का खाना और 1000 रुपए का खाना सब दस्तयाब है। डिलीवरी लाखों की तादाद में होती है डेली कराची में। तो चीज ये हो रही थी कि और कस्टमर्स मंगवाते हैं इस वजह से क्योंकि किसी के घर के अंदर कुछ इनकन्वीनियंस हो, किसी के पास कैपेबिलिटी नहीं हो, तो इस वजह से लोग डिलीवरीज मंगवाते थे। अब अगर 10 बजे आप लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, उसके बाद खाने की फरहमी नहीं होगी लोगों को, तो फिर उन लोगों को जबरदस्ती कुछ बनाने के लिए, एक तो इनकन्वीनियंस भी हो रही है, और उन लोगों को रात को कुछ बनाने के लिए, सहरी में कुछ बनाने के लिए फिर दिन में ग्रोसरी स्टोर जाना पड़ता है, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है, फ्रूट वेजिटेबल के मार्केट जाने पड़ता है, अपने आप को एक्सपोज करना पड़ता है। जो चीज रोकी जा सकती है अगर आप सिर्फ डिलीवरी इनेबल कर दें, लोगों को सेफ तरीके से घर में मिल सकता है। तो इससे रेस्टोरेंट्स को भी काफी डीप इंपैक्ट हुआ है अनफॉर्चुनेटली, और कस्टमर्स को भी मतलब एक्सपोज होना पड़ा है, मतलब वो घर पे बैठे हुए सहूलियत हासिल कर सकते थे। ठीक, तो अब नासिर शाह साहब, अब जो बात सिकंदर साहब कह रहे हैं कि आप सोच भी रहे हैं इस पे, तो सर क्या पॉसिबिलिटी है इन नियर फ्यूचर अगले चंद दिनों में इस टाइम बार को खत्म कर दिया जाए? क्योंकि जिस तरह से नोमान सिकंदर साहब ने एक्सप्लेन किया, अगर एक खास वक्त मुकर्रर नहीं होगा तो जो सुबह उठ के मार्केटों में बोझ बढ़ जाता है, ग्रोसरी शॉप्स पे जो एक बोझ बढ़ जाता है, वो बोझ शायद कम हो जाए। देखिए, नोमान मेरे बड़े मोहतरम दोस्त हैं और उनका बिजनेस अच्छा है और बहुत काम भी कर रहे हैं वो, और इसमें लोगों के यहाँ डिलीवरी भी पहुँच रही है, फूड पांडा का एक नाम भी है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमने जो टास्क फोर्स की उस पर की थी, तो अभी CM साहब ने वो मीटिंग रखी हुई है टास्क फोर्स की, उसमें ये चीज़ जो है लाएंगे ज़ेरे, और ये भी और भी दूसरी भी हमने काफ़ी चीज़ें बनाई हैं कि उस टास्क फोर्स के आगे रखेंगे, जिसमें हेल्थ के और एपिडेमिक डिजीज़ के माहिरीन हैं, और उनकी मुशावरत से ज़रूर फैसला करेंगे। अभी तो दिन ही कुछ रह गए हैं, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे कि ईज आउट करें। ठीक, लेकिन इन योर पर्सनल ओपिनियन शाह साहब, एंड ऑन अ लाइटर नोट, नासिर शाह साहब का अगर रात को 11 या 12 बजे कुछ खाने को दिल कर रहा है और वो मंगवाना चाह रहे हैं और पाबंदी है, तो सर फिर एक दफ़ा दुख तो होगा कि शायद ये पॉलिसी ना होती। सर बिल्कुल, एक दफ़ा नहीं, बहुत बार दुख होगा, लेकिन मसला ये है कि सामने कोरोना है, और अगर कोरोना ना हो, खामखा कोई हम ऐसा ऑर्डर करें, तो वो तो फिर हमारा दिमागी खलल कह सकते हैं अगर होगा। लेकिन अगर कोरोना हो और माहिरीन हमें कुछ गाइड करते हों
और फिर हम इस तरह चीज़ें खोलते जाएं तो उस पर भी ज़रूर कोई ना कोई कमेंट तो आएगा हमारे लिए। लेकिन मैं आपको अर्ज़ करूं, ये बड़े मुश्किल फ़ैसले थे और हमने इस वजह से किए कि हमारी समझ के मुताबिक इससे इस वायरस को फैलने में, रोकने में हमें मदद मिलेगी और यही हम समझते हैं। और ये अब वक्त फैसला करेगा कि हम सही थे, हैं या गलत, लेकिन हमारी सोच समझ और जो माहिरीन की राय है उसको हमने मुकद्दम रखा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिर में नमान सिकंदर साहब, मैं जानना चाहूंगा कि नाजरीन के लिए बताइएगा जो नहीं भी जानते, क्योंकि शाह साहब ने बड़ी एक अच्छी बात की है कि हमें कोरोना को पहले देखना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जो सेफ्टी मेजर्स आपका स्टाफ लेता है, क्या वो अप टू द मार्क होते हैं? देखिए, मैं उसके अलावा भी कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा। सबसे पहले सेफ्टी मेजर के ऊपर बता दूं, जब से सिंध गवर्नमेंट ने हमें मैंडेट दिया है, रेस्टोरेंट्स को मैंडेट दिया है कि भाई आप सिर्फ डिलीवरी के लिए खोलेंगे, तो बहुत खुशी होती है कि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने मास स्केल पे इसको बहुत डिसिप्लिन से मेजर किया। रेस्टोरेंट्स के बाहर रश नहीं लगा जिसका था। दूसरी चीज ये है कि फूड पैंडा ने लाखों में नहीं करोड़ों में रुपए में हमने इन्वेस्ट किया, क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट का मैंडेट था, मैंने और जगह भी बोला है, वो मैंडेट या एसओपी जो थी वो बाय विल नहीं है, वो बाय चॉइस नहीं है, वो मैंडेटरी है, बिकॉज दिस इज अ मैटर ऑफ us being an ethical company। हम लोगों ने रेस्टोरेंट्स को भी तकरीबन 30 से 40 लाख रुपए का पीपीई का सामान डिस्ट्रीब्यूट किया है, बिकॉज हम लोग समझते हैं कि ये एथिकली करेक्ट है। हमारे राइडर्स आपको मास्क के साथ नजर आएंगे, उनके डेली टेम्परेचर चेक्स होते हैं, उनको सैनिटाइजर दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, और हमारी राइडर पुलिस एक होती है जो स्पॉट चेकिंग कर रही थी इलाकों में जाके, और अगर कोई राइडर उनको नजर आता है जो कंप्लायंस में नहीं है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी में इमीडिएटली टेक एन एक्शन ऑन इट। सेड दैट, हाँ ऑपरेशनल बिजनेस है, थोड़े बहुत लैक एरियाज होते हैं, बट डेफिनेटली ठीक है, यानी इसकी जरूरत से, इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। नमान सिकंदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, आपने वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक वक्फा लेते हैं नाज़रीन, वक्फे के बाद बताएंगे पाकिस्तान का अब अमन खराब करने के दर पे कौन है, किस तरह से उससे निपटा जाएगा। वक्फे के बाद नाज़रीन, पाकिस्तान का अमन किसे बुरा लग रहा है? पाकिस्तानी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियों को कौन सबूताज कर रहा है? गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में बदअमनी एक बार फिर बढ़ती क्यों जा रही है? बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमले हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत हमले कर रहा है, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग एक ही सिलसिले की दो कड़ियां हैं? क्या भारत एक बार फिर पाकिस्तान में शरपसंदी को फरोग दे रहा है? आज भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के दो वाकयात हुए, दो मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए गए, जिनमें मजमूई तौर पर 7 फौजी एहलकार शहीद और 4 जख्मी हुए। मई के सिर्फ 19 दिनों की टाइमलाइन बनाई जाए तो अब तक दहशतगर्दी के 5 बड़े वाकयात हो चुके हैं। गुज़िश्ता रोज मिराम शाह में एक बाजार में धमाका हुआ जिससे 1 फौजी शहीद और 3 जख्मी हुए। 11 मई को पेशावर में धमाका होता है, 2 पुलिस एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी होते हैं। 8 मई को बलूचिस्तान में ही ईरानी सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस के 6 एहलकार शहीद किए गए, जिसके बाद आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईरानी हम मनसब को फोन भी किया था और सरहद पर सिक्योरिटी बढ़ाने की बात की थी। इसके अलावा भारत से आए रोज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग की जाती, सिविलियन आबादी को निशाना बनाया जाता है। सिर्फ इस साल नाजरीन, भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों को गिना जाए तो ये तादाद 1000 के करीब बन जाती है। 6 शहरियों को शहीद किया गया, 69 के करीब ऐसे हैं शदीद जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल में जो ऑक्यूपेशनल फोर्सेस हैं, मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। सिर्फ आप जनवरी से लेकर अब तक देख लें, 975 वायलेशंस हो चुकी हैं 1 जनवरी से अब तक। कम से कम 6 सिविलियंस, 6 तो शहीद हो गए और 69 के करीब ऐसे हैं जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है जनाब वाला? ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि वो दुनिया की अटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। भारतीय साजिशें पाक भारत ताल्लुकात को ही नहीं बल्कि खित्ते के इस्तेहकाम को भी खतरे से दो चार कर चुकी है। यही वजह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को एक बयान जारी करना पड़ा जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया
कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। पाकिस्तान को अदराक है कि भारत अपने एजेंडे की तकमील के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बहाने ढूंढ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बारे में दुनिया को खबरदार कर चुके हैं, लेकिन वज़ीर ख़ारजा ने भारत को यह मशवरा भी दिया है कि वो किसी भी किस्म की महाज आराई से गुरेज करे, क्योंकि भारत ने कोई हिमाकत की तो मुनासिब जवाब मिलेगा। हिंदुस्तान हमें खदशा ये है कि अपने अज़ाइम के हसूल के लिए कुछ भी कर सकता है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से भी वो बाज नहीं आएंगे। हमारे ऐसी इत्तलात हैं कि वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं और कोई ना कोई बहाना तलाश करने की कोशिश में है जिस पर वो दुनिया की तवज्जो हटाएं मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल से और हिंदुस्तान की बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल से। जब से पाकिस्तान ने तालिबान अमेरिका मुज़ाकरात के लिए अपना किरदार अदा किया, उस वक्त से भारत को पाकिस्तान की पजीराई बर्दाश्त नहीं हो रही। पाकिस्तान भारत की साजिशों से आगाह भी है और उनका भांडा भी फोड़ चुका। बात अब अफगान तालिबान के मुज़ाकरातकार शेर मोहम्मद अब्बास ने भी की है। रोज़नामा एक्सप्रेस के मुताबिक उन्होंने कहा है कि भारत का किरदार हमेशा मनफी रहा, उसने हमेशा गद्दारों की मदद की। बलूचिस्तान में भी भारत शरपसंद अनासर की पुष्टपनाही कर रहा है, अमन मुखालिफ गिरोहों की मदद कर रहा है। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और भारतीय जासूस कुलभूषण यादव की सूरत में पाकिस्तान के पास इसका सबूत मौजूद। भारत एक बार फिर खित्ते के अमन को दाव पर लगाने पर तुल गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती कार्रवाइयों से कौन सी कुव्वतें फायदा उठा सकती है और इस सिलसिले में पाकिस्तान को क्या करना होगा, दिफाई तज्ज़िया-निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब से। साहब शुक्रिया सर। भारत इस माहौल में जब कोरोना की वजह से हर किसी को अपनी अपनी जान के लाले पड़े, सर वो ये कशीदगी पैदा करके चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो, बलूचिस्तान हो, वो अचीव क्या करना चाहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, भारत ने कभी ये चीज छुपा के नहीं रखी। जब से मोदी हुकूमत में आए हैं, मोदी ने पुरानी जो बगावतें हमारे खिलाफ जो कुछ किया उसकी भी उसने इतराफात किए। बांग्लादेश में जाके फिर लाल किला की सीढ़ियों पर खड़े होकर उसने तकरीर की कि जनाब हमसे आजाद कश्मीर के लोग मदद मांगते हैं, हमसे गिलगित बल्तिस्तान के लोग मदद मांग रहे हैं, बलूचिस्तान के लोग मदद मांग रहे हैं। फिर उनके वजीर वगैरह हर कोई खुल के कहता है। ये तो हम हैं जो कि उनको दुनिया में कन्फ्रंट नहीं करते, जाके बताते नहीं दुनिया में, जाके ये ढोल नहीं पीटते कि जनाब ये टेररिस्ट है। हमें तो सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक ये तस्वीर फेरनी चाहिए थी पूरी दुनिया में कि टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, टेररिस्ट है, ये किया इन्होंने, ये किया। इधर उनके यहाँ वाकया होता है, एक घंटे के अंदर आपके ऊपर इल्जाम लग जाता है। तो ये तो कोई छुपी चीज नहीं है, ये कमजोरी हमारी है कि इतना कुछ हो के भी हम भारत को दुनिया में उसको बेनकाब नहीं कर सके। अब बात यह है कि यहाँ पे ये वाकया हुआ ईरान की सरहद के करीब और भारत सूरत वहां पे मौजूद है क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी सहूलत ईरान ने दी हुई है। चाह बाहर 2 साल के लिए पूरी बंदरगाह पकड़ा दी है कि जनाब इसका इंतजाम आपने करना है, लिहाजा वहां पे बेपनाह इंटेलिजेंस प्रेजेंस मौजूद है और कुलभूषण के वाकये के बाद तो कोई शक रहने नहीं चाहिए था हमें। अब मसला यह है कि ये 2 पॉइंट है, गिलगित बल्तिस्तान और फिर गवादर या ये इलाका जो उसके करीब ईरान का बॉर्डर पड़ता है, ये सीपैक के नुक्ता निगाह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीपैक जो है वो किसी को हजम नहीं हो रहा। यहाँ पे आप अमेरिका ले लें, कोई और मुल्क ले लें, आप देखिए कि ईरान की सरजमीन से कुछ अगर नहीं भी होता सऊदी अरेबिया या किसी और मुल्क के खिलाफ, तो अमेरिका इल्जाम लगा देता है और अगर कुछ होता है तो मुसीबत पड़ जाती है कि जी ईरान ने ये कर दिया, हम ये करेंगे, वो करेंगे। और जनाब पाकिस्तान के ऊपर ये सारे हमले ईरानियन सरहद से हो रहे हैं। पाकिस्तान ने उनके आर्मी चीफ से बात की, दुनिया में कोई बोला, किसी ने ईरान की मजम्मत की या किसी ने कहा कि ईरान ये कर रहा है, नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सबको सूट कर रहा है जो कुछ हो रहा है यहाँ पे। लिहाजा आपको एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनानी होगी जहां इस सिचुएशन को आप डील करें। वरना तो आप देखिए कि पुलवामा का वाकया हुआ तो शाम तक कई मुल्कों ने ये कह दिया कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। आज भी इंडिया अगर वहां पे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे तो ये 6-7 मुल्क जो हैं वो आज भी यही कहेंगे कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, लेकिन पाकिस्तान को नहीं कहेंगे बावजूद इसके कि ईरान के साथ इन सब की दुश्मनी है। पाकिस्तान को कभी नहीं कहेंगे क्योंकि ये उनको सूट करता है। दूसरी तरफ भारत का मसला है कि जब उनको कहा कि जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट और इंडिया को सबूत ना दे सका पुलवामा का पाकिस्तान के खिलाफ, तो पाकिस्तान ने क्यों नहीं उन मुल्कों को पकड़ा कि जनाब अमेरिका आपने कहा था कि इंडिया जो है आप पे हमला कर ले, उसने किया, क्या ये सबूत है? इसकी बुनियाद पे आप किसी को इजाजत देंगे हमले की? आप ऑस्ट्रेलिया को पकड़ते और भारत को हर महीने आपकी तरफ से
एक रिमाइंडर जाना चाहिए था कि जनाब सबूत किधर है, उसको दुनिया में कन्फ्रंट कराएं। वो फिर कह रहे हैं जनाब कि आपके यहाँ 14 लॉन्चिंग पैड हैं, आप दहशतगर्द तैयार कर रहे हैं। एक भी बंदा कश्मीर में कोई पाकिस्तानी नहीं पकड़ा गया, जो मारे गए वहां पे वो सारे वहां के शहीद हुए लोग, उनको वहीं दफन किया। लेकिन वो इल्जाम लगाता है, उसकी पता है कि भाई पाकिस्तानी तो मरे लोग हैं, सोए हुए हैं, ये तो बोलते ही नहीं, हमारा चेहरा बेनकाब नहीं करते। तो बड़ी अच्छी बात है, दुनिया फिर कहेगी कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, तो वो क्यों ना करे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और क्यों ना आप पे हमला करे। आप तो अपना किस्सा खोल ही दे रहे दुनिया के सामने। हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत अरसे से जनरल साहब इस किसी भी मुमकिन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की निशानदही कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कोई भारत ऐसा एडवेंचर नियर फ्यूचर कर सकता है और जो कि मोदी सरकार के पॉलिटिकल एजेंडा को भी सूट करता हो, कोई फायदा भी उसको हासिल हो वहां से? देखिए, वो जो भी पाकिस्तान के खिलाफ करता है उससे उसकी पॉपुलैरिटी वहां पे बढ़ती है। अपने मुल्क में इकोनॉमी की साइड पे जॉब्स लेने, कुछ लेने, एक पैसे का काम नहीं है जो मोदी दिखा सके किसी को। लेकिन ये वो चीज है जिसके ऊपर वो हिंदू वोट ले लेता है और हिंदुओं में बड़ा पॉपुलर है वो। अब उसने इस्लाम और मुसलमान दुश्मनी, अब ये जैसे मुसलमानों को वहां मारा गया है और अभी गल्फ के कंट्रीज और मुसलमान मुल्क को थोड़े से जागे थे जब उन्होंने इनके ऊपर भी इल्जाम लगाया, इनकी शहजादियों पे बात की और कुछ किया। तो ये वक्त नहीं था कि पाकिस्तान उनको पकड़ता कि जनाब हम आपको इतने अरसे से कह रहे थे कि ये इस्लाम दुश्मन लोग हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं मुसलमानों के साथ, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब आप जरा सोचें कि आप लोगों ने इनको जो मेडल पहनाए थे मोदी को, क्या वो दुरुस्त किया काम आपने? आप क्यों नहीं डिप्लोमेसी की, आप एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव लेके इसी चीज के ऊपर क्यों नहीं चल रहे, जबकि उन ममालिक में, गल्फ के कंट्रीज में खुद एक थोड़ा बहुत एहसास जागा है उनकी पब्लिक में। हुकूमत के लेवल पे नहीं होगा, हुकूमत तो अपने माली मुफादात देखती है वहां पे, लेकिन आपको कन्फ्रंट करना चाहिए था। हम कोई ऐसा मौका जो आ जाता है, कुदरत देती है लेकिन हम अवेल नहीं करना चाहते। नतीजा ये कि हम अपने हाथ पे हाथ रख के हम अपना फर्ज सिर्फ ये अदा करते हैं कि भारत के चीफ ने कहा कि जनाब इधर लॉन्चिंग पैड हैं और वहां पे टेररिज्म पाकिस्तान से हो रहा है कश्मीर में, हम तरदीद कर देते हैं, हम कहते हैं जनाब हम रिजेक्ट करते हैं आपका ये क्लेम। ओ भाई मेरे, इसको कौन सुनता है? दुनिया में एक एक दरवाजा खटखटाना पड़ता है लोगों के ज़मीर झंझोड़ने के लिए। आप इतनी बात करके सो जाते हैं, तो ये बहुत बड़ा फेलियर है। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइएगा सर कि एक जमाना था कि जब टीटीपी अपने उरूज पर थी, उसके दीगर फैक्शंस अपने उरूज पर थे जनरल साहब, तो भारत उनको इस्तेमाल करता था। हमने काफी हद तक काबू पा लिया था, टीटीपी हो, इसके दीगर फैक्शंस हो, मुख्तलिफ तंजीमें हो। अब सर भारत किसको इस्तेमाल कर रहा है? मतलब पाकिस्तान के अंदर किसको इस्तेमाल कर रहा होगा भारत? पाकिस्तान के अंदर इतना नहीं है, जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो वही हैं। हरब्यार मरी है, प्रांता मुक्ति है, 2-3 ये बाहर जो लोग हैं वो अपने एलिमेंट्स को यहाँ यूज करते हैं। उनके बारसूरत वो ट्राइबल लोग हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ अपने कबीले की वफादारियां होती हैं, तो वो तो बाहर इनके पैसे पे पल, उनके पल्ले क्या है? आज भारत उनको पैसे देना बंद कर दे, मारे जाएंगे, उनको बिल्कुल छितरौल करके वहां से निकाल दिया जाएगा, स्विट्जरलैंड से उसको, ब्राह्मदा बुक्ति को और हरब्यार को इंग्लैंड से निकाल बाहर करेंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हम अपने मिलिट्री ऑपरेशन करके इनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हमें बड़ा एक्टिव तावन चाहिए होगा ईरान की तरफ से। उसके लिए एक एक्टिव हमें डिप्लोमेसी करनी होगी, हमें ईरान को एंगेज करना होगा। टेलीफोनों पे नहीं, विजिट किया जाए, उनसे बातचीत की जाए, उनके साथ मिलकर प्लानिंग की जाए, उनको संगीनी समझाई जाए। अगर नहीं समझते तो फिर जो यहाँ से टेररिज्म हो रहा था जिसमें हम हमेशा उनसे तावन करते हैं, फिर हम भी छोड़ दें। उनको बताया जाएगा कि जनाब हमने आपसे ये तावन किया, अगर आपका तावन नहीं मिलेगा तो फिर हम भी आंखें बंद करके बैठ जाएंगे, जो होता है आपके साथ भी होता रहे। तो बात ये है कि ये तो गिव एंड टेक की बुनियाद पे आप ईरान के साथ सॉर्ट आउट कर सकते हैं ये चीजें। साहब ये टेलीफोन भी आर्मी चीफ ने किया था, मतलब ये अगर फॉरेन ऑफिस से टेलीफोन जाता तो बात शायद थोड़ी सी और होती। ये भी यहाँ के हमारे आर्मी चीफ ने उनके आर्मी चीफ को फोन किया। सर आपको नहीं लगता, अब मैं बड़ी डिफरेंट अप्रोच पे बात करने जा रहा हूँ सर, सिविलियन गवर्नमेंट कोई भी हो वो भारत के टेररिज्म को बेनकाब करने में नाकाम रहती, क्योंकि वो तस्बीह नहीं पड़ती जिसका पहले आप जिक्र कर रहे थे। तो सर क्या ऐसा कोई फॉर्मूला डिवाइस किया जा सकता है कि इस किरदार को भी फिर फौज ही निभाए? जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे वजीर इत्तलात हैं, जैसे उनके साथ मुआविन खुसूसी हैं, वो एक साबिक सर्विसमैन है, आर्मी के बंदे हैं जनरल साहब, वो उनके साथ हैं, तो बड़ा एक अच्छा एक डुओ बन जाता है। तो फॉरेन मिनिस्ट्री में भी ऐसा ही डुओ जो है वो अगर इस्तेमाल किया जाए, इसी तरह का मॉडल इस्तेमाल किया जाए, तो ये कश्मीर की आवाज, भारतीय दहशतगर्दी की आवाज उठाई जा सकती है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो बड़ी गड़बड़ है, यहाँ पे खराब है। पहली बात तो ये कि इन चीजों के ऊपर
इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा फेलियर है कि इन्होंने नेशनल कंसेंसस नहीं क्रिएट किया, ऑपोजिशन के साथ बात नहीं करते। सबसे पहले तो आपको अंदरूनी तौर पे एक नेशनल कंसेंसस और सारे आपके इकट्ठे नजर आने चाहिए चंद एक इश्यूज के ऊपर। फिर दूसरी बात यह है कि फॉरेन ऑफिस को फाल करने की जरूरत है। फॉरेन ऑफिस में कश्मीर के ऊपर आपने एक डेस्क बनाया और वो कश्मीर डेस्क में आपने फौजी भी शामिल किए, DGISPR था और लोग थे, वो किधर है? वो फाल ही नहीं है। करना तो फिर सिविल गवर्नमेंट ने है ना। तो बात यह है कि यहाँ पे बड़े सारी मुश्किलात हैं। जहां आदमी की मुल्क के साथ कमिटमेंट होती है जिंदगी मौत की, वहां वो और कुछ नहीं सोचता सिवाय इन चीजों के वो लगा रहेगा। लेकिन जहां कमिटमेंट की कमी होती है वहां आप अपना ढंग टपाऊ काम करते हैं कि रोज का रोज आपने काम किया और फिर छुट्टी भी तो घर चले गए। ये बड़ा आपसे मांगती है ये चीज कि आप अपनी जिंदगी अपना सब कुछ इसमें घुसा दें, दांव पे लगा दें और रात दिन काम करें। ठीक, सबसे पहली जरूरत है आपकी डेडिकेशन चाहिए होती है जिसकी बहुत ज्यादा कमी है जनरल साहब। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। जी जी क्विकली सर, क्विकली एक नुक्ता और बता दूं, ये अफगानिस्तान में जो अटैक हो रहे हैं ये दाइश और इंडिया करवा रहा है, लेकिन आप उनकी थीम सुने, वो कहते हैं जी तालिबान करने, क्योंकि तालिबान के साथ लश्कर तैयबा शामिल है, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा का आपने उसकी जड़ मार के रख दी, खत्म कर दिया अपने मुल्क में। लेकिन आपको लिंक उधर भी किया जा रहा है हमारे मुल्क से। कोई फॉरेन ऑफिस नहीं बोला, किसी ने नहीं इन चीजों को चैलेंज किया कि आप क्या बात कर रहे हैं। सोचने वाली बात तो ये है कि तालिबान जिन्होंने अमेरिका को पछाड़ दिया, उनको लश्कर तैयबा की जरूरत है, उनको जैश मोहम्मद की जरूरत है यहाँ से। मतलब वो वहां के NDS ये इंडिया पाकिस्तान को इन चीजों में पाकिस्तान को मुलव्वस करने के लिए कि पाकिस्तान करा रहा है, वो लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद का नाम लेते हैं। हमारे यहाँ किसी के मुंह में जबान है कि उनको चैलेंज करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपके वक्त का प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। नाज़रीन दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।